प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी सुबह फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बच्चों यह है इसका तीसरा भाग। दूसरे भाग तक हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करी। बेसिकली इस चैप्टर का मोटिव है प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझना। तो लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है और किस किस मतलब उसमें जो टर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटो करंट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अपन ने दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी। तो कुछ इस तरीके की चीजों के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा हर्ट्ज और लेनार्ड की जो ऑब्जर्वेशन थी वो भी अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। तो बच्चों आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन उसके आगे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन करना या एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो बच्चों यहां पे एक बात समझ लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को सपोर्ट करता है। अब बहुत अच्छे से ये बात समझनी है। ये जो चैप्टर का सीक्वेंस है बहुत ही प्यारे तरीके से बना हुआ है एनसीईआरटी में। सबसे पहले वो हमें पढ़ाते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको अपन इंग्लिश में हिंदी में अपन किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। फिर हमें एनसीईआरटी वाले जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं हमें वेव ऑप्टिक्स, जिसको अपन तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। और ये जो थर्ड चैप्टर जिसके बारे में मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं इसमें अपन ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है ना, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। सो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है वो बोलता है कि लाइट जो है हमारे कॉर्पल्स की फॉर्म में चलती है, ठीक है, कणिका के रूप में चलती है, जैसा कि हमारे न्यूटन भैया ने कणिका सिद्धांत दिया था। तो ये बोलता है कि प्रकाश किसके रूप में चलती है, कणिका के रूप में चलती है। और वो कणिका इतनी पास होती है कि हमें लगता है कि रे चल रही है, एक किरण चल रही है। ये बोलती है कि प्रकाश किसके रूप में चल रहा है, ये बोलता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये हमारे न्यूटन भैया ने दिया था, ये दिया था हमारे न्यूटन भैया ने, और ये दिया था हमारे हाइगन्स भैया ने। अब क्या हुआ, इस वाले चैप्टर में हमने कोशिश करी एक्सपेरिमेंट करके प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके हमने ये कोशिश करी कि उसके ऊपर हमारी लाइट का वेव नेचर लग जाए, मतलब तरंग नेचर लग जाए। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पे प्रकाश के तरंग नेचर को समझा सकें, या प्रकाश के तरंग नेचर का यूज करके इस चीज को समझा सकें जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में होने वाला है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे देखूंगा कि जब मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अपन बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को जब मैं हमारे तरंग सिद्धांत से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं तरंग सिद्धांत इसमें अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। मतलब मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे एक दूसरे से इसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरे नेचर की, वो है इसकी कणीय प्रकृति। तो यानी वापस घूम फिर के कहानी किस पे आ गई, घूम फिर के वापस डाई जो है वो कहां पे आ गया, कणीय प्रकृति पर। चले थे कणीय प्रकृति से, फिर तरंगीय प्रकृति के बारे में बात करी, फिर वापस कणीय प्रकृति आ गई। सो बेसिकली हमें मतलब साइंटिस्ट को ये बात समझ आई कि यार कभी तो प्रकाश तुम्हारा कण की तरह व्यवहार करने लग जाता है, कभी प्रकाश तुम्हारा तरंग की तरह व्यवहार करने लग जाता है। सो बेसिकली प्रकाश की दोनों नेचर वैलिड है, वो कण की तरह बिहेव भी कर सकता है और वो तरंग की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन कण के रूप में हमारे न्यूटन भैया ने दिया था, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि प्रकाश क्वांटा के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है, एक एनर्जी पैकेट के रूप में, इसको क्वांटा बोलते हैं, जिसके बारे में अपन आगे दूसरे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें कोशिश तो हम करेंगे तरंग सिद्धांत को अप्लाई करने की, लेकिन देखेंगे यार तरंग सिद्धांत को अप्लाई करने से चीजें उस तरीके से मैनेज नहीं हो पा रही जिस तरीके से हम चाहते हैं। अब तरंग सिद्धांत का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तरंग सिद्धांत में
आई जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, अपन ने प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। आई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे इंटेंसिटी से, हिंदी में इसको बोलते हैं तीव्रता। आई का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में तीव्रता। और ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों आयाम, क्योंकि तरंग के रूप में चल रही है ना, तो जितना ज्यादा तरंग का आयाम होगा उतनी उसकी अधिक तीव्रता होगी। मतलब अगर मैं दो वेव को कंपेयर करूं, ये पहली वेव है और ये कंपेरेटिवली दूसरी वेव, देखो किसका आयाम ज्यादा है? ऑब्वियसली दूसरी वाली वेव का। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी ज्यादा होगी, मतलब लाइट ज्यादा ब्राइट होगी। तो जितनी ज्यादा लाइट ब्राइट डालोगे तीव्र मतलब उसका आयाम उतना ज्यादा होगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हमारा तरंग सिद्धांत। लेकिन जब इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव में, तो अप्लाई नहीं होगा। यही आज हमें देखना है। ठीक है बच्चों, चलो तो इन सबको हटाते हैं, काफी सारा कचरा कर दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही। चलो तो वापस इसका डायग्राम एक बार आप लोगों के लिए फटाफट से ड्रॉ कर देता हूं मैं। हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव जो समझना है, तो बच्चों ये डायग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया था, तो आई होप सबको पता ही है। कांच की एक नलिका है जो पूरी तरीके से सील पैक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड अपन ने लगा दिए हैं, इसके ऊपर लाइट डालने वाले हैं। ये प्रकाश संवेदी पदार्थ है जो कुछ भी हो सकता है, सीजियम हो सकता है, ठीक है, प्लेटिनम हो सकता है, कोई दूसरा मटेरियल हो सकता है। इसके ऊपर लाइट डालने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ऐसा प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था। वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एनोड तक पहुंच रहे हैं, उसके बारे में आज अपने को डिस्कशन करना है। यहाँ पे एक दिक् परिवर्तक लगा है, उसको अपन कम्यूटेटर बोलते हैं, जिसका काम होता है इनकी इलेक्ट्रोड की पोजीशन चेंज करना। मान लो अभी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बाद में चेंज करके इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना सकते हो। वोल्टमीटर वोल्टेज मापेगा, मिली एमीटर करंट मापेगा, और हमारी बैटरी लगा रखी है इनकी पोलैरिटी के लिए, ठीक है, जिसको पॉजिटिव जिसको नेगेटिव, मतलब एनोड और कैथोड जिसको बनाना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं? अपन करने वाले हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। बच्चों देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि यार हमने लाइट डाली, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, हमने कोई भी किसी भी प्रकार की सर्किट के अंदर वोल्टेज नहीं लगाई है, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, मतलब बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसा समझ लो। बैटरी डिस्कनेक्टेड, हटा रखी है बैटरी, ठीक है। तो हमने जब बैटरी को हटाया, ध्यान से सुनना, हमने बैटरी को हटाया और हमने इसके ऊपर प्रकाश डाला। प्रकाश डालने के बाद, अच्छा, हम जो प्रकाश डाल रहे हैं वो इस मटेरियल के कार्यफलन से ज्यादा होगा। कार्यफलन मतलब मिनिमम एनर्जी जो इसके अंदर चाहिए इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकालने के लिए। अच्छा, कार्यफलन का मतलब क्या होता है? आपने लाइट डाली या कोई भी किसी भी तरीके से इसको हीट दी, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल जाए, सिर्फ बस उतनी एनर्जी बाहर निकल जाए, ठीक है, और ज्यादा नहीं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना एस्केप वेलोसिटी, तो वहां पे अपन ने बोला था सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाना चाहिए, जाने के बाद उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने जो लाइट डाली है उसकी एनर्जी हमारी, जो हम बात करें कार्यफलन के बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में, उससे ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा है। तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो लाइट अपन डाल रहे हैं वो इसके कार्यफलन से ज्यादा हो, कार्यफलन से क्या हो, ज्यादा, और दहली आवृत्ति से भी ज्यादा हो, ठीक है ना, दोनों से ज्यादा होनी चाहिए, तभी कुछ होगा। दोनों ही ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही, हम जो लाइट डाले उसकी वैल्यू दोनों से ही ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे ही आपने इसके ऊपर लाइट डाली, तो मान लो लाइट डालते ही, इसमें से एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल, ध्यान से सुन लेना, 10 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए। मान लो लाइट डालते ही 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकले, तो मान लो, ध्यान से सुनना, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी मैंने नहीं लगाई है, मतलब इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल प्लेट है, यहाँ पे एक दूसरी प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो देखते हैं।
तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन मान लो निकले, और 10 इलेक्ट्रॉन में से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा एनर्जी के हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके पास एनर्जी किसके रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि निकलने के बाद भाग ही सकते हैं और तो क्या ही कर सकते हैं। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन के पास काफी ज्यादा गतिज ऊर्जा है, मतलब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, ताकि वो इस प्लेट से किस तक पहुंच सके? उस प्लेट तक पहुंच सके बिना किसी की हेल्प के। बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है ना, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। तो क्या है भाई, जैसे आपने इसके ऊपर लाइट डाली, लाइट डालते इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले के बाद दूसरी प्लेट की तरफ भागे, भागने के बाद क्या हुआ ये कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचे और उन्होंने सर्किट को कंप्लीट किया। जैसे उन्होंने सर्किट को कंप्लीट करा, आपको सर्किट के अंदर करंट मिलना स्टार्ट हो गई। मतलब आपने इस पे कोई बैटरी नहीं लगाई है पर फिर भी आपको करंट मिली। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, बाहर निकले थे, उत्पन्न हुए थे, उत्सर्जित हुए थे, वो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी गतिज ऊर्जा थी कि वो इस प्लेट से इस प्लेट तक जा सके, मतलब ए प्लेट से बी प्लेट तक जा सके, आपको कुछ करंट मिल जाती है। ठीक है, तो बस यही अपने को पढ़ना है इसके अंदर। फिर जैसे अपन बैटरी लगाएंगे, तो जैसे आप बैटरी लगाते हो, इसको मान लो आपने पॉजिटिव बना लिया, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, फिर हमारे जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। डिटेल में अब इन सब के बारे में लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने को बच्चों रिलेशन देखना है। अच्छा, इसमें से जो करंट आई है उस करंट को अपन ने फोटो करंट बोला है, जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ उसको अपन ने फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन रिलेशन देखने वाले बच्चों, सबसे पहले जो हम रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे हमारी प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो करंट, प्रकाश विद्युत धारा, फोटो करंट एवं तीव्रता यानी इंटेंसिटी में। ठीक है ना, इन दोनों में अपने को क्या करना है? रिलेशन देखना है, इन दोनों में संबंध देखना है कि क्या होगा। अब ध्यान से देख सुनना बच्चों, देखो अच्छे से एक बात समझ लो, जो प्रकाश विद्युत धारा होती है यानी जो फोटो करंट होती है, वो फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है? मैं इसको फोटो करंट लिख रहा हूं। तो जो फोटो करंट है, प्रकाश विद्युत धारा बच्चों, वो किस में डिपेंड करती है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जब आप इस पे लाइट डालते हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दूसरी पॉइंट तक पहुंचते हैं, दूसरी प्लेट तक पहुंचते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बच्चों, उतनी ही ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो होगी। जितने ज्यादा, आप ऐसा समझ लो, फोटो करंट जो है वो सीधे समानुपाती है, यानी हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो प्रकाश विद्युत धारा जो है, प्रकाश विद्युत धारा जो है सीधे समानुपाती है किसके? फोटो इलेक्ट्रॉन के, फोटो इलेक्ट्रॉन के। इसको फोटो इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा प्लेट, ऑब्वियसली बात है सर्किट में उतनी ज्यादा करंट होगी। सो ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों जब लाइट डाली जाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर मैं जाऊं आपकी पुरानी थ्योरी से यानी तरंग सिद्धांत से, तो तरंग सिद्धांत ऐसा बोलता है कि जो तीव्रता होती है ना, प्रकाश की तीव्रता आई, वो जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रकाश की तीव्रता, और ये क्या बच्चों? उसका आयाम। ये क्या है? उसका आयाम। तो हमारी जो वेव थ्योरी है यानी जो तरंग सिद्धांत है, वो क्या बोलता है कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती है। इसका मतलब अगर आपने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया है, तो आप एक्चुअली उस लाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया है, तो आयाम को बढ़ाने का मतलब है आपने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। ठीक है ना, आपने उसकी ऊर्जा को बढ़ाया है। क्या करा आपने? उसकी, ऐसा समझ लो आप, आपने उसकी ऊर्जा को बढ़ाया।
ठीक है। तो बच्चों एक बात मुझे सोच के बताओ, जब आपने ज्यादा तीव्रता की लाइट इसमें डाली तो तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सोचो आराम से। मैंने क्या बोला, अगर मैं इस पे ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालता हूं, मान लो पहले मैंने 2 का डाला, 2 तीव्रता का प्रकाश डाला, अब 2 की बजाय मैंने 4 तीव्रता का प्रकाश डाला, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाने से उसकी ऊर्जा बढ़ती है। किसकी? तरंग की। अब तरंग की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा ऊर्जा से पहुंचाएगा, मतलब ज्यादा ऊर्जा देगा इलेक्ट्रॉन को। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा देगा बच्चों, तो एक चीज सोच के बताओ, क्या सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ स्ट्रेंथ दे रहे हो। पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन ही उत्पन्न हो रहे हैं, बस 10 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई। पहले उनके पास कम ऊर्जा थी, मान लो धीरे धीरे जा रहे थे, अभी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट भाग के जाएंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ गई, ऐसा तरंग सिद्धांत बोलता है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बेटा किसके बीच में, प्रकाश, विद्युत धारा, और यहां पे मैं लिख रहा हूं तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटो करंट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता बढ़ाते हो तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ रहे हैं तो प्रकाश विद्युत धारा कैसे बढ़ सकती है? सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू तरंग सिद्धांत, जो धारा है वो कैसे रहनी चाहिए? नियत। तीव्रता बढ़ाने से धारा के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले हमें 2 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा मिल रही थी तो अभी भी 2 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा मिलेगी। बट ये तो गलत है, ये तो तरंग सिद्धांत में बोला। लेकिन जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किया, मतलब जब हमने प्रायोगिक रूप से इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करी, तो हमने देखा यार जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है वैसे वैसे विद्युत धारा तो बढ़ने लगती है, जबकि इसके अनुसार तो बढ़नी चाहिए थी। तरंग सिद्धांत बोलता है कि भाई साहब तीव्रता बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमने ये चीज ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है वैसे वैसे आपका क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। अब प्रकाश विद्युत धारा तो तभी बढ़ सकती है जब फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो। भाई बिना फोटो इलेक्ट्रॉन के तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ नहीं सकती। फोटो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ना ही चाहिए। मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे, अभी 20 हो रहे होंगे, तभी तो विद्युत धारा की मात्रा बढ़ी, 2 से 4 हुआ। तो बेसिकली यहां इस चीज को वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में हो गई फेल। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग विद्युत धारा नहीं बढ़नी चाहिए थी, विद्युत धारा नियत रहनी चाहिए थी, लेकिन विद्युत धारा बढ़ रही है। तो वेव थ्योरी का पहला फेलियर तो यहीं पर ही है कि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को वेव थ्योरी से समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, ये आपको एग्जाम में नहीं समझाना है। आपको एग्जाम, ये ग्राफ भी नहीं बनाना, ध्यान रखना, नॉट फॉर एग्जाम, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको ये लिखना है और ये ग्राफ बना के आना है। लिखना है यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, अब ध्यान रखना, जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हो आप, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आपकी आवृत्ति जो है नियत रहनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति और इंटेंसिटी यानी तीव्रता के बीच में कंपटीशन चलता है, तो अगर आप तीव्रता को छेड़ रहे हो तो आवृत्ति को नियत रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इसमें आवृत्ति नियत है, ठीक है ना। बढ़ाया जाता है तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फलस्वरूप
आपके जो सर्किट है यानी जो परिपथ है, फलस्वरूप परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। प्रकाश विद्युत धारा आई होप ये बात सबको क्लियर अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई। और इस चीज का तो अच्छे से इसको तो ना पिज्जा ना क्या बोलते हैं, कोई केमिकल बना के, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। वो डोरेमोन की ब्रेड आती है ना, चिपकाओ खाओ और उसको लर्न हो जाता है ना, नोबिता को, वैसा ही कुछ है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने रिलेशन किस में देखा, हमने देखा प्रकाश विद्युत धारा और तीव्रता में, कि तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। प्रकाश विद्युत धारा का विभव का प्रभाव। ठीक है, विभव मतलब जो आपका प्लेट नंबर 2 है उसके विभव के बारे में बात चल रही है। हम यहाँ पे बात करें डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लेट बी के विभव के बारे में। समझना बच्चों, पीछे आता हूं मैं वापस इस डायग्राम पे। हम इस प्लेट के विभव के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, मैंने इनिशियली आपको क्या बोला था, जब आपने इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, मतलब इस प्लेट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं, बेसिकली ये प्लेट नॉर्मल है, बस ऐसे वायर खड़ी है सामने। तो मैंने आपको क्या बोला था, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से मैंने आपको बोला था, मान लो कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के बी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, मतलब बेसिकली उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, वो बिना किसी की हेल्प के इस प्लेट से इस प्लेट पे पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से सर्किट में आपको करंट मिलता है। अब आपने क्या करा, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं इसका विभव छेड़ूंगा तो आपकी प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति दोनों कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना भाई। वैसे मैंने आपको पीछे बोला था तीव्रता और आवृत्ति है, वैसे इस प्लेट का विभव भी है। ठीक है, तो ये 3 चीजों में से अगर मैं किसी एक चीज को वेरी करा रहा हूं तो 2 चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है, एक है हमारे पास तीव्रता, एक है हमारे पास आवृत्ति, और तीसरा हमारे पास प्लेट बी का विभव। तो जैसे पहले मैंने आवृत्ति के साथ देखा था, तो जैसे मैंने पहले तीव्रता के साथ देखा था, तो आवृत्ति और विभव कांस्टेंट है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि जब मैं बात कर रहा हूं बी के विभव के बारे में, तो ये दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, इनको अपनी जगह पे रहना चुपचाप, है ना, इसको कुछ छेड़ी छाड़ी नहीं करनी। तो जब मैंने बी का विभव 0 रखा तो भी मुझे कुछ करंट मिल रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने बी के विभव को बढ़ाना स्टार्ट करा पॉजिटिव में। मान लो मैंने बी के विभव को 10 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए तो 1 वॉट बढ़ाया। 1 वॉट बढ़ाने की वजह से देखो मैं पॉजिटिव हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अब वो मेरी तरफ खींचेंगे क्योंकि मैं पॉजिटिव बन गया। अब इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मान लो 1 वोल्ट बढ़ाने से मेरे पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अभी 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मेरी वजह से और आ गए। मान लो अब मैंने वोल्टेज को बढ़ा के 2 वोल्ट कर दिया, तो 2 के बजाय 4 के बजाय मान लो 6 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। फिर मैंने 3 वोल्ट कर दिया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, फिर 4 वोल्ट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला उसकी तीव्रता नियत है, और तीव्रता ही डिसाइड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्योंकि तीव्रता नियत है तो 10 इलेक्ट्रॉन हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन 10 से कभी नंबर बढ़ेगा नहीं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज सुनो, 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहुंच गए हैं, तो 4 वोल्ट के बाद क्या होगा, अगर 4 के बाद मैंने 5 वोल्ट भी कर दिया तो मेरे पास तो 10 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो प्लेट उत्पन्न ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुमने तीव्रता नियत कर दी। तो इस टाइम पे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, करंट नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त विद्युत धारा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं इन सबको रब कर रहा हूं। ठीक है ना, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, बस 3 चीजों के साथ कहानी खेलेंगे अपन। इन तीनों का बस रिलेशन देख रहे हैं किसके साथ,
हमारी प्रकाश विद्युत धारा के साथ। ठीक है, तो अपन यहां पे ग्राफ बना रहे हैं बच्चों किस किस के बीच में, वही सेम जैसे मैंने आपको बोला था, बी का विभव, प्लेट बी का विभव, और यहां पे हमारे पास है प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, देखो ये रहा इसका वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज है और नेगेटिव वोल्टेज भी है, मतलब प्लेट बी को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। डायग्राम के लिए थोड़ा मैं रफ फिगर यहां पे बना देता हूं। ये प्लेट थी, ये एक प्लेट थी, आपने इसके ऊपर लाइट डाली थी, डालने से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए थे भाई, नहीं हुए थे, हुए थे, और ये भागे थे इसकी तरफ। इस केस में हमने बोला था आवृत्ति और तीव्रता नियत है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकले। अब मैंने जैसे आपको बोला, जब आपके पास बी प्लेट का विभव 0 है लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ करंट मिली, देखो ना करंट, ये आपका प्रकाश विद्युत धारा, मतलब कुछ ना कुछ आपको करंट मिली क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए थे। अब जैसे जैसे आपने बी का वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा, करंट भी धीरे धीरे क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया बच्चों जब आपका करंट क्या हो गया, संतृप्त हो गया, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास पहुंच गए हैं। इस धारा को अपन बोलते हैं संतृप्त धारा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। सैचुरेट हो गया, इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ रहा है। आ रही सबको बात समझ? सो अपन क्या बोलेंगे, यदि प्लेट बी का विभव शून्य हो तब भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन बी तक पहुंच जाते हैं जिससे कुछ प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है, प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, हम किसके बारे में बात करें, मान लो इस पॉइंटों का नाम देते हैं, ये हमारा पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के बारे में बात कर रहा हूं, बिंदु बी पी। ठीक है ना, मैंने चर्चा किसके बारे में बात करी है, पॉइंट पी के बारे में, तो बिंदु पी के बारे में अपन बात कर रहे हैं इस पॉइंट में। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे प्लेट बी का धनात्मक विभव बढ़ता है, धारा भी बढ़ती है, किंतु एक बिंदु पर और अधिक, अच्छा वो बिंदु कौन सा है, उस बिंदु को अपन मार्क कर देते हैं यहाँ पे, किंतु एक बिंदु पर, वो बिंदु है हमारा ये क्यू पॉइंट है ना, हम इसको क्यू नाम देते हैं। तो किंतु एक बिंदु क्यू पर और अधिक विभव बढ़ाने पर धारा नहीं बढ़ती क्योंकि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहुंच गए, धारा नहीं बढ़ती। इसे संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं,
संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त। मैं तो तृप्त हो गया, नहीं ऐसा बोलते ना, तृप्त हो गया। संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। बच्चों अभी तक जो हमने बात की है वो बात किसके बारे में की है कि भाई प्लेट जो है, ये वाली जो प्लेट है, जो प्लेट बी है हमारे पास, इसको मैंने पॉजिटिव बनाया है। अब मान लो इसको मैंने नेगेटिव बना दिया, तो अब अगर इस प्लेट को नेगेटिव बना दिया, भाई साहब पहले मैं पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खिंच रहे थे, अब मैंने क्या करा, मैंने खुद को नेगेटिव बनाया। जब मैंने खुद को नेगेटिव बनाना स्टार्ट करा तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन भी, वो भी दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव, वो भी नेगेटिव। तो मान लो मैंने पहले -1 करा, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद जब एक ही पहुंच पा रहा है, एक में काफी पावर है और वो मेरे तक कैसे भी पहुंच जाता है, मेरा अपोजिट वोल्टेज करने के बावजूद। मैं भी नेगेटिव हूं, वो भी नेगेटिव है, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मैं प्लेट हूं, मैं प्लेट बी हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैं धक्का दे रहा हूं, पर फिर भी मेरे पास पहुंच रहा है। मैंने वोल्टेज 2 वोल्ट कर दिया माइनस का, अब कोई विद्युत धारा में सर्किट में प्राप्त नहीं हो रही है। तो यानी अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज बनाता हूं बच्चों, इसका मतलब नेगेटिव प्लेट करता हूं, तो देखो अब वोल्टेज नेगेटिव है ना, ये वोल्टेज नेगेटिव वाला पार्ट है, तो धारा धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक वोल्टेज ऐसा आता है जब धारा पूरी तरीके से क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं निरोधी विभव। तो उस वोल्टेज पर जब हमारे सर्किट के अंदर करंट 0 हो जाए, उस वोल्टेज को अपन बोलते हैं, ये जो वोल्टेज हमने लगा था नेगेटिव वोल्टेज, इसको अपन बोलते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉप कर दिया ना इसलिए इलेक्ट्रॉन को, रोक दिया वहीं पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है? आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। और ये नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली बात है, ये जो पूरी वैल्यू है, मान लो -2 वोल्ट पे ऐसा हो गया, तो निरोधी विभव कितना हो गया, -2 वोल्ट। लिखते हैं इसको भी। अब लिखेंगे अपन, जब प्लेट बी का विभव ऋणात्मक किया जाता है, ऋणात्मक किया जाता है, तब परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान घटने लगता है। ठीक है ना? एवं बिंदु R पर पूरी तरीके से धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है? तो बिंदु Q पर परिपथ में धारा 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। और इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इसे निरोधी विभव कहते हैं, इसे निरोधी विभव कहते हैं, इसे निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है? तो अगर आपसे कोई निरोधी विभव की स्पेसिफाइड डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ले तो क्या लिखेंगे अपन, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अपन बोलेंगे प्लेट बी का वह ऋणात्मक विभव जिससे हमारे परिपथ में धारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन बोलेंगे प्लेट बी का वह ऋणात्मक विभव जिससे परिपथ में धारा 0 हो जाए।
शून्य हो जाए उसे निरोधी विभव कहते हैं, उसे निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये था हमारी कहानी किसके बारे में, जब अपन बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत धारा का विभव के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा अगर मैं इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दूं, तो अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया तो मान लो पहले प्रकाश की तीव्रता कम थी, तो अभी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से विद्युत धारा बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं बढ़ा दूं हमारी तीव्रता का मान तो पहले से ज्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगी, पहले से ज्यादा संतृप्त विद्युत धारा भी प्राप्त होगी, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे निरोधी विभव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मान लो अगर ये I1 है और ये I2 है, I2 जो I1 से बड़ा है और I किसको बता रहा है, तीव्रता को, तो तीव्रता बढ़ाने से बच्चों संतृप्त विद्युत धारा का मान बढ़ सकता है लेकिन निरोधी विभव का नहीं। क्यों? क्योंकि तीव्रता से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अभी मान लो 20 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी तो नहीं बढ़ी, उनकी एनर्जी तो उतनी है। पहले भी मेरे पास जितने हट्टे कट्टे आदमी आ रहे थे, अभी भी लड़ने के लिए उतने हट्टे कट्टे आदमी आ रहे हैं। सो बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा, तीव्रता बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उससे विद्युत धारा बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कभी नहीं बढ़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा अगर मैं इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दूं, तीव्रता के बजाय आवृत्ति को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, उनसे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा का आवृत्ति पर जो प्रभाव, आवृत्ति के कारण उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। ठीक है बच्चों, एक चीज अच्छे से समझ लो, आवृत्ति जो होता है ना, आपकी लाइट जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो वो सीधे समानुपाती होता है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के जो उसमें से निकल रहे हैं। तो ये सीधे समानुपाती होता है फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के। अभी हम चीजों को समराइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ आए ये देखने पे, तो आप एक बार वापस वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर अब एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो इस बार वापस मैं वही ग्राफ बना रहा हूं जो पहले बनाया था, वही विभव वाला, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पे वही प्रकाश विद्युत धारा है, और यहां पे हमारे पास प्लेट बी का विभव। बच्चों पहले वाले केस में जब मैंने पहला ग्राफ बनाया था तो मैंने किसको बढ़ाया था, इस वाले केस में मैंने तीव्रता को बढ़ाया था। अब मैं तीव्रता को नियत रखने वाला हूं, मैं आवृत्ति को बढ़ाने वाला हूं। तो देखो क्या होगा, देखो पहला ग्राफ तो हमें मिल गया, ये पहला ग्राफ है। क्या होगा अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊं, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखो, आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका मतलब अभी भी उत्पन्न तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं क्योंकि तीव्रता नियत है, तो इलेक्ट्रॉन 10 उत्पन्न हुए, लेकिन आवृत्ति बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉन हट्टे कट्टे हुए। तो अब क्या हो रहा है, जब वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लो पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अभी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो अब उनको रोकने के लिए मुझे ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। मान लो पहले -2 वोल्ट से सारे इलेक्ट्रॉन मेरे से दूर भाग गए थे और सर्किट में करंट 0 हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट्टे कट्टे होकर आए हैं, ज्यादा गतिज ऊर्जा से मेरे पास आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए मुझे ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, मान लो कि पतला दुबला सा आदमी ना, बहुत पतला दुबला सा आदमी, इसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो इसमें पतले दुबले से 2 आदमी मेरे पास आए लड़ने के लिए, तो मैंने ना यहाँ पे एक मोटा हट्टा कट्टा सा आदमी लगा रखा है इनको रोकने के लिए। ठीक, तो ये आपका है स्टॉप, ये हमारा कौन है, प्लेट बी का पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल।
अब क्या होता है, ये हमारे पास है मान लो फ्रीक्वेंसी न्यू1, ठीक है, आवृत्ति न्यू1 है। अब अगर मैं आवृत्ति बढ़ा देता हूं, ठीक है ना, मान लो न्यू2 जो है न्यू1 से बड़ा है, तो अब ये जो मेरे पास आए हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहले से हट्टे कट्टे हो गए क्योंकि इनसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब ऑब्वियस सी बात है, इन 2 हट्टे कट्टे इलेक्ट्रॉन आए तो मेरे पास अभी भी 2 ही, लेकिन उन हट्टे कट्टे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे एक और ज्यादा हट्टा कट्टा आदमी लगाना पड़ेगा जो इनसे ज्यादा पावरफुल हो। सो बेसिकली जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा तो नहीं बढ़ती, विद्युत धारा तो उतनी बढ़ रहती क्योंकि विद्युत धारा सिर्फ तीव्रता से बढ़ सकती है और किसी से नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं आवृत्ति बढ़ा दूं तो आवृत्ति बढ़ाने से संतृप्त विद्युत धारा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जरूर बढ़ जाएगा। तो मान लो अगर ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए, तो न्यू2 न्यू1 से बड़ा होगा। तो मान लो अगर इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है, अगर नेगेटिव में तो V2 जो है V1 से बड़ा है। मैं सिर्फ वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, उनके नेगेटिव पॉजिटिव होने के बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए मॉड लगा है। नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअली बड़ा होता है ना, से -2 -4 से बड़ा होगा, लेकिन मैं वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि -4 का अगर मैं मॉड लूंगा +4 आएगा, वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो आप यहां से एक चीज समझ लीजिए कि आवृत्ति बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो बढ़ाने से आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो निरोधी विभव, वो भी बढ़ता है। और पीछे अगर मैं आऊं फर्स्ट पेज पे, तो तीव्रता बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उससे विद्युत धारा बढ़ती है, और बच्चों उससे संतृप्त विद्युत धारा का मान बढ़ता है, संतृप्त विद्युत धारा बढ़ेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो बात इतनी सी है कि भाई अगर आप तीव्रता बढ़ाओगे, मैं इस चीज को समराइज करके लिख देता हूं यहां पे, कि अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो प्रकाश की तो क्या होगा, फोटो करंट बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उससे फोटो करंट बढ़ेगा। फोटो करंट का मतलब क्या है, संतृप्त विद्युत धारा भी बढ़ेगी। तो मतलब तीव्रता का सीधा सीधा संबंध विद्युत धारा से है, क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाती है। इसी तरीके से अगर मैं आवृत्ति के बारे में बात करूं, हम प्रकाश की आवृत्ति के बारे में बात करें ना, सब प्रकाश की कहानी है। तीव्रता बढ़ाने से क्या बढ़ता है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। जब रोकना मुश्किल हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा, उनका निरोधी विभव बढ़ेगा। ये 2 की पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है ना। बाकी इससे रिलेटेड की पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये बात सबको समझ आ गई होगी, जबकि ये हमने ऑब्जर्व किया है, लेकिन हमारी वेव थ्योरी जो है ना वो तो उल्टा बोल रही है। वो बोलती है तीव्रता बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन की निरोधी विभव बढ़ेगा, और आवृत्ति बढ़ाओ तो संतृप्त विद्युत धारा बढ़ेगी। मतलब वो सारी कहानी उल्टी बोल रही है, जबकि उन चीजों को यहाँ पे अपन अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर वेव थ्योरी को इजीली अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे प्रकाश की एक दूसरी जो प्रकृति, कणीय प्रकृति, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो इंट्रोड्यूस करने वाले और कोई नहीं, आइंस्टीन थे, ठीक है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो बच्चों इस वीडियो के लिए अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड कुछ और की पॉइंट्स पढ़ेंगे, वेव थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो जिसकी वजह से उसको समझा नहीं पाई, और फिर अपन बात करेंगे आइंस्टीन की वेव इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। नहीं, आइंस्टीन की हमारी फोटो जो है हमारे पास कणीय प्रकृति वाली जो उनकी समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों साथ के साथ, क्योंकि तुम लोगों के 12th बोर्ड है, तो जिन भी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, मैं तो चाहता हूं हर बच्चा स्कोर करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आपको करना है कॉल करके आपको कोर्स परचेस करना है। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स जो पीपीटी में लिखा रहे हैं वो, इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिसमें आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। इसके अलावा बच्चों
आप लोग के होमवर्क और बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके जेई वगैरह के क्वेश्चंस भी थोड़े से निकले, आपको थोड़ा उसका टच मिले, ठीक है, सबकी चीज़ों के बारे में आइडिया हो कि क्या क्या है एक्स्ट्रा, और तो उन सब के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरी गारंटी 100 आउट ऑफ 100 आके ही रहेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।